नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक बड़े अपडेट के साथ। भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण में अब धमतरी में एक बड़ा मुआवजा घोटाला उजागर हुआ है। कोयला घोटाले में जेल में बंद आईएएस रानू साहू के पति और धमतरी के तत्कालीन कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य रहते उनके ससुर, साला, साली समेत रिश्तेदारों को करोड़ों रुपए का मुआवजा दिलाने का आरोप लगा है, जबकि असली किसानों को उनके हक से वंचित कर दिया गया। मुआवजा पत्रक और शासन द्वारा प्रकाशित मुआवजा प्रकरण के दस्तावेजों से साफ होता है कि अवार्ड पास होने से पहले ही प्लॉटिंग कर कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। इसके बाद नामांतरण कर रजिस्ट्री की गई। मुआवजा राशि कलेक्टर के रिश्तेदारों को दिया गया। ये पूरा मामला अवैध प्लॉटिंग में जमीन के टुकड़े करने जैसा है, जिसे रोकने और कार्रवाई की जिम्मेदारी खुद कलेक्टर को होती है। लेकिन आरोप है कि तत्कालीन कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने आशय पत्र को लीक कर अपने रिश्तेदारों को जमीन खरीदवाने की सूचना दी और बाद में उन्हें भारी मुआवजा दिलवा दिया। घोटाला कर 40,24,770 रुपए मुआवजा स्वीकृत करा दिया गया। राजस्व मंत्री ने कहा है कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ियाँ तो है, चाहे हम मुआवजा देने की बात करें, चाहे अधिग्रहण करने की बात करें या किसी की ज़मीन किसी और की मुआवजा, गड़बड़ियाँ तो हुई है। इसीलिए हमने बृहद स्तर पे इसका जांच करवा रहे हैं और जो इस जांच में दोषी पाएंगे उस पर तो कार्रवाई होगी और इसकी जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट पेश की है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में कुल 9 आरोपियों के खिलाफ 20 पेज की समरी रिपोर्ट और 6000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई। इसमें रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, माया वॉरियर को मास्टरमाइंड बताया गया है। जेल में बंद आरोपियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। मामले में ईओडब्ल्यू के वकील ने बताया कि आरोपियों ने कुल 75.1 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। आरोपी सौम्या चौरसिया, रानू साहू, माया वॉरियर, सूर्या, इन्होंने कई ठेकेदारों और सप्लायर्स के साथ मिलकर कई जिलों के डीएमएफ फंड में बंदर बांट किया। ईओडब्ल्यू के वकील के मुताबिक मामले की जांच अभी जारी है। जांच में घोटाले से जुड़े और भी नाम सामने आ सकते हैं। उस प्रकरण में आज हमने आईएएस अधिकारी रानू साहू, उनके सहित कुल 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश किया गया है। उसमें चार्जशीट में 20 पन्ने का समरी है और करीब 6000 पन्ने का अन्य दस्तावेज शामिल है। खबर इंदौर से है, जहां सैनिकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 2012 में गैलेंट्री लैंडमार्क योजना की नींव रखी गई थी और इसी योजना में सैनिकों ने अपनी मेहनत की कमाई लगाई। उन्हें उम्मीद थी कि यह कॉलोनी उनके जीवन का सबसे सुरक्षित और शांत हिस्सा बनेगी। लेकिन बीते एक दशक में यह सपना धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। न सड़कों का वादा पूरा हुआ, न पानी की नियमित आपूर्ति मिली और न ही सुरक्षा की व्यवस्था। सुविधाएं अधूरी रहीं, जवाबदेही कहीं नजर नहीं आई। 50 से अधिक सैनिक अधिकारी और जवान अब तक प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल और केवल निराशा ही हाथ लगी। थक हार कर इन सैनिकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है, न्याय की गुहार लगाई है। मांग है कि इस केस की सघनता से जांच की जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए। कॉलोनी में जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो कॉलोनाइजर द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जैसे पानी की समस्या, ड्रेनेज लाइन की समस्या, रोड की समस्या थी और लाइट की भी समस्या थी, जिसके संबंध में हमने कॉलोनाइजर को नोटिस जारी किया है। उसके बाद हम उसमें कॉलोनी डेवलपमेंट की परमिशन ली गई है नहीं, ये जांच करके और आगामी जो भी कार्रवाई करनी है नियमानुसार वो करेंगे। आज जिस कारण से आए हैं कि महू में बेरछा रोड पर डीएचएल कॉलोनी है गैलेंट्री लैंडमार्क के नाम से, उस नाम से इन्होंने कॉलोनी रखी ताकि ये फौजियों को प्रभावित कर सकें और इस वजह से वहाँ मैक्सिमम फौजियों के ही प्लॉट हैं। कॉलोनी में 400 से 500 प्लॉट हैं
जो मैक्सिमम आर्मी वालों के हैं और अभी 35 परिवार वहाँ निवास कर रहे हैं मकान बना के। तो सारे परिवार की समस्या ये है कि वहाँ जो बेसिक नीड्स होती है, जो इन्होंने वादे कर रखे हैं अपने ब्रोशर में कि हम ये बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, सब इन्हें अनुरोध है कि फौजियों की जिंदा रहते सुन ली जाए। ग्वालियर में एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट में लेट लतीफी के चलते काम अटका हुआ है। बीते 2 सालों से एलिवेटेड रोड में प्रथम चरण में 27 मकान, 22 दुकानें ये बनी हुई हैं, जबकि दूसरे चरण का काम शुरू हो चुका है। आज ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। बता दें आपको कि गिरवाई पुलिस चौकी से फूलबाग तक करीब 7.42 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य में कई जगह बाधा बन रहे हैं। कई जो घर हैं ये इसके रास्ते में आ रहे हैं। इन संपत्तियों का राजस्व विभाग सर्वे कर चुका है। जल्द ही इन्हें तोड़ा जाएगा। यहाँ से हटाए जाने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश का ये पहला एलिवेटेड रोड होगा जो किसी नदी के ऊपर बनेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास कार्य चल रहे हैं। हमारे ग्वालियर में जो महानगर में एलिवेटेड रोड की जो सौगात मिली है, आज उस एलिवेटेड रोड का हम स्थल निरीक्षण कर रहे हैं और समय पे इस प्रोजेक्ट का लाभ ग्वालियर की जनता को मिले, जल्द से जल्द काम पूरा हो। इस दृष्टि से आज हम लोग जिस तरह से एक एक पॉइंट को देख रहे हैं कि जल्दी जो पार्ट 2 सेकंड जो चरण है, ये सेकंड चरण भी पूरा होगा जल्दी, तो पूरी ग्वालियर को आने जाने की सुविधा मिलेगी। अगली खबर भिलाई से है, जहां एक युवती से लंबे वक्त तक शारीरिक शोषण का गंभीर मामला सामने आया। एक विशेष धर्म के युवक ने पहले इस युवती से दोस्ती की और फिर दुष्कर्म करने के बाद शादी का प्रलोभन दिया। आरोपी और उसके परिजनों ने कुछ दस्तावेज पर साइन करवाकर शादी घोषित कर दी और इसी बीच पीड़िता ने आरोपी को दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद पीड़िता अलग रहने लगी। कुछ दिन पहले आरोपी ने इंस्टाग्राम पर एक फर्जी आईडी बनाकर पीड़ित का चरित्र हनन करने फोटो वायरल कर दिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी और उसकी मुलाकात 2012 में हुई थी। 2016 में जब वो नौकरी करने भिलाई आई, तब पहली बार आरोपी ने उससे संबंध बनाए। उसके बाद शादी का प्रलोभन देकर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। युवती का आरोप यह है कि उसे उसकी इच्छा के खिलाफ धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने और गौमांस खाने के लिए मजबूर किया गया, जबकि नाबालिग रहते हुए उसका 3 बार अबॉर्शन किया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बादशाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। तो 17-18 की बात है, मैं प्रेग्नेंट हुई। 3 बार इसने मुझे प्रेग्नेंट किया। इलीगल तरीके से कोई डॉक्यूमेंट या स्टाम्प पेपर इन्होंने लाके उसमें मेरा सिग्नेचर करवाया और कहा कि शादी हो गई है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस मेरा यही आप लोगों से विनती है कि मैं जनता से चाहती हूँ, कानून से चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। पीड़िता है, उसने आरोपी बादशाह खान के विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वर्ष 2016 से अभी तक लगातार आरोपी द्वारा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। इसी पर से थाना भिलाई नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। सरगुजा पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो पिछले 2 सालों से महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी करता था। सरगुजा पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इधर पुलिस ने आरोपी से चोरी के कपड़े बरामद किए हैं। सरगुजा जिले के मैनपाट के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र में एक सिलाई सेंटर की महिलाओं ने थाने में इसकी शिकायत की थी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई थी और इसी फुटेज के आधार पर अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या ये युवक मानसिक तौर पर बीमार है क्या। ग्राम सुपलगा का सोमार साय कोरबा उम्र 22 साल का लड़का है, जो पिछले करीबन 2 साल से महिलाओं के अंडरगारमेंट चोरी कर रहा था और उसके पास से अंडरगारमेंट भी बरामद किया गया और उसके खिलाफ अपराध दर्ज करके उसको रिमांड पर भेजा गया है। ऐसा लगा कि वो मानसिक रूप से ग्रस्त था, इसके कारण जो है वो ऐसा किया करता था।
राजस्थान में धौलपुर के पूरा गांव से एक घटना सामने आई। पार्वती नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की जान एक महिला की साड़ी की मदद से बचा ली गई। यह हादसा तब हुआ जब पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारा। दरअसल पुलिस पूरा गांव के खेतों में चल रहे जुए के अड्डे पर कार्रवाई करने पहुंची थी। पुलिस को देखकर वहां मौजूद 3 युवक भागने लगे। पुलिस के दबाव में तीनों ने पार्वती नदी में छलांग लगा दी। नदी के किनारे मौजूद एक महिला ने तुरंत अपनी साड़ी फेंककर एक युवक को तो बचा लिया, लेकिन 2 युवक तेज धारा में नदी के डूब गए। स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस ने दोनों शव बरामद कर लिए हैं। गांव के लोग अब गुस्से में हैं, आक्रोश है। परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप भी लगाया है और शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। ग्रामीण इस मामले की निष्पक्ष जांच की अब मांग कर रहे हैं। एसपी कलेक्टर साहब के सामने सभी गांव वालों ने मांग रखी कि एक तो जो भी वहां पे पहुंचे थे, पुलिस 2-3 थे, जितने भी थे, उन पर कार्रवाई हो। तो तुरंत प्रयास से उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है और जो भी सरकारी जो मुआवजा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इन गरीब परिवारों की मदद की जाए। अगर पुलिस वालों की कोई गलती है तो निश्चित तौर पर उनको सजा मिलेगी, और नहीं है किसी कारणवश अगर ये अपनी गलती से अगर किसी तरह से डूब के खत्म हो गए तो जो भी सहायता मिल सकती है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, किसी भी योजना के द्वारा, तो निश्चित तौर पर हम इनकी पूरी मदद करेंगे और पूरा मुआवजा दिलवाएंगे। बॉडी को हमने अभी कुछ समय पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो भी इनके संशय है, संदेह है, उसको दूर करने के लिए हम जांच करेंगे और साथ ही जो सरकारी स्कीम्स में जो भी मुआवजा देना है वो पूरा जल्दी से जल्दी। नक्सली बसव राजू की मौत और घेराबंदी पर नक्सलियों ने एक पत्र जारी किया। पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने बसव राजू को जिंदा पकड़ लिया था, निहत्था होने पर उसे मारा गया है। नक्सलियों ने आरोप लगाया है कि 6 महीने की शांति वार्ता के लिए आवश्यक सीज फायर घोषित करने के बाद भी पुलिस ने उसका उल्लंघन किया और कैडर को घेराबंदी कर मार गिराया। बस्तर रेंज आईजी ने नक्सलियों के इस पत्र का खंडन किया है। जिस वक्त मुठभेड़ हुई, सिलसिलेवार नक्सलियों की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी, ये आईजी का तर्क है और उसी का जवाब देने के लिए नक्सलियों ने भी गोली चलाई थी, जिसके बाद अब जितनी गोलियां जवानों के द्वारा चलाई गई उसी में ये सभी नक्सली ढेर हुए हैं। ये दावा आईजी के द्वारा किया गया है। कोई भी माओवादी कैडर है, हमारे जवान के ऊपर गोली चलाएगा, हम उसमें सेल्फ डिफेंस में हमारा रिटेलिएशन कार्रवाई करते हैं, उसमें माओवादी मारा जाता है और उसकी बॉडी रिकॉर्ड की जाती है और प्रक्रिया अनुसार आगे सभी कार्रवाई की जाती है। किसी भी माओवादी कैडर को पकड़कर मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मुठभेड़ के बीच में भी यदि कोई हथियार छोड़कर यदि आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, हम उसका स्वीकार करते हैं। शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल नेशनल हाईवे 46 पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। एक यात्री की मौत हो गई है, 30 से 35 यात्री घायल हैं। सूचना मिली तो एम्बुलेंस की मदद से इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बस गुना से शिवपुरी की तरफ जा रही थी, तभी सामने से अचानक से एक गाय आ गई और इसी को बचाने के चक्कर में गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और सड़क में गाड़ी पलट गई। एक व्यक्ति की जान चली गई। 35 से 30 लोग इस हादसे में घायल हुए। स्काईलाइन होटल के पास में ईश्वरी एक गांव है, वहाँ एक बस जो है वो पलट गई है अनियंत्रित होकर और इसमें लगभग 60 लोगों का सवार होना बताया जा रहा है। इन 60 लोगों में 30 तो सुरक्षित हैं और 30 लोग चोटिल हुए हैं। तो इन 30 लोगों में 16 लोग जो हैं वो उनको ज़्यादा चोट होने के कारण उनको यहाँ बदरवास स्वास्थ्य केंद्र से रेफर किया गया और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो गई है। इंदौर शहर वासियों के लिए लंबे वक्त से प्रतीक्षित मेट्रो सेवा का अब सपना जो है साकार होने जा रहा है। आगामी 31 मई को इंदौर मेट्रो का पहला चरण लोकार्पण इसका हो जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का वर्चुअल शुभारंभ पीएम मोदी भोपाल से करेंगे। इसकी तैयारियां जोरों से है। इंदौर जिले के कलेक्टर ने मंगलवार को मेट्रो परियोजनाओं की तैयारियों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आगामी 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में भोपाल से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इंदौर मेट्रो का शुभारंभ किया जाएगा और इसके लिए हमारी तरफ से तैयारियां सारी प्रारंभ हो गई हैं
शुरू में ये लगभग 6 किलोमीटर का रूट है और 5 स्टेशन हैं जिनकी शुरुआत की जा रही है। रायगढ़ दौरे से लौटते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिमगा के पास एक सामान्य ढाबे में भोजन किया। सीएम ने स्थानीय व्यंजन का स्वाद लिया और वहां मौजूद लोगों से बड़ी आत्मीयता से बातचीत करते नजर आए। इस दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में मुख्यमंत्री की सरलता और जमीन से उनके जुड़े स्वभाव की एक मजबूत छवि स्थापित की है। आनंद ढाबे पर लोगों ने भी मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर हर्ष व्यक्त किया। जो बैठक हुई थी, छत्तीसगढ़ में विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस ने संगठन की मजबूती के लिए एक बार फिर से घर वापसी अभियान शुरू किया है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को हटाए जाने की चर्चा के बीच यह अभियान ठंडा पड़ गया। अभियान के तहत राजधानी में बागी होकर जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिनमें से एक हैं अजीत कुकरेजा, और पार्षद चुनाव लड़ने वाले आकाश तिवारी को पार्टी में वापस ले लिया गया है। इसके अलावा पूर्व विधायक अनूप नाग, बृहस्पति सिंह, किस्मत लाल नाग, इन्हें सब वापस लेने के लिए सहमति बना ली गई थी। लेकिन जनता कांग्रेस के विलय को लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया था। लेकिन इस कमेटी की भी अब तक केवल एक ही बैठक हुई है। कमेटी के संयोजक धनेंद्र साहू कह रहे हैं कि कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं, इनके वापसी का फैसला लिया जा चुका है। बीजेपी विधायक सुनील सोनी इस पर तंज कस रहे हैं। जो बैठक हुई थी उसमें तो कुछ लोगों के मामलों में फैसले हो चुके हैं, उनकी वापसी हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ लोग बाकी हैं जिन पर फैसला होना बाकी है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी इस विषय में भी लेकर के बैठक आयोजित करेंगे। और कोई घर वापसी चाहता भी नहीं है। ये एक नौटंकी के तहत ये कार्यक्रम रखे हैं ये लोग। केवल जो जोगी कांग्रेस के लोग हैं वही 4 हैं, बाकी मूल जो कांग्रेसी है, जो कांग्रेस को समझ गया है, यहाँ की राजनीति को समझ गया है, वो अब यहाँ ज़्यादा बहुत घर वापसी के उसमें नहीं है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा विवाद का मामला आखिरकार आगामी प्रशासनिक निराकरण तक शांत हो गया है। फिलहाल आगामी फैसले तक प्रतिमा स्थल पर ही फिलहाल चबूतरे के नीचे ही अजीत जोगी की प्रतिमा को रख दिया गया है और अब ये प्रशासन के संरक्षण में रहेगा। प्रतिमा और प्रतिमा स्थल दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि अजीत जोगी की प्रतिमा को नहीं लगने देने के पीछे एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जिस कानून को अजीत जोगी ने मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2003 में 28 फरवरी को छत्तीसगढ़ में लागू किया था, जिसके तहत ये नियम बनाया गया था कि किसकी प्रतिमा कहाँ लगेगी, कब लगेगी, ये शासन प्रशासन तय करेगा। और आज अजीत जोगी की जब प्रतिमा उनके मरणोपरांत लगने जा रही थी तो प्रशासन ने आखिरकार इसी कानून के तहत प्रतिमा को लगने से रोक दिया, जो बाकायदा दोनों पक्षों के बीच हुए सहमति के पत्र में दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। तो स्वर्गीय अजीत जोगी जी की पुण्यतिथि है, तो जब तक कि ये मूर्ति अपने यथोचित स्थान पर नहीं लग जाती, लगभग अभी इस मूर्ति को बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ पहुँची है, बहुत कुछ झेलना पड़ा है। जी, ये पूर्व में जो मूर्ति स्थापित की गई थी उसकी अनुमति नहीं ली गई थी, तो जो शासन द्वारा जारी निर्देश हैं उसके अंतर्गत जो नियम और निर्देश है जिसमें अनुमति लेने के लिए समिति का गठन किया जाना है, तो हम वो नियम की प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात मूर्ति स्थापित की कार्यवाही की जाएगी। अजीत जोगी की वजह से मैं आई हूँ, उनके बेटा यहाँ बैठे हैं, उनकी मूर्ति को, और ये मेरी जगह है, मैं यहाँ की नायक सरदार हूँ, मैं अजीत जोगी का ही सपोर्ट करूँगी। जय हिंद। द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती मंगलवार को जबलपुर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर बल्कि जातिगत जनगणना को लेकर भी कुछ कहा है, आप सुने। भारत सरकार ने और हमारी सेना ने उचित उत्तर दिया है। अच्छा यह होता कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों को भारत को सौंप देता तो कोई विवाद की स्थिति ही ना बनती। उल्टे पाकिस्तान ने उनका संरक्षण किया
यही उनकी गलती है, उसकी सज़ा उनको मिली। जाति जनगणना से क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप? अभी आप आरक्षण दे रहे हैं, जाति के आधार पर दे रहे हैं। आपका प्रत्याशी खड़ा होता है, जाति के आधार पर खड़ा होता है। नेता लोग कहते हैं जाति पाति मिटाओ, है ना, जाति पाति की करो विदाई, ये नारा सुना है ना आपने। जब जाति पाति की विदाई करना है तो जाति के आधार पर जनगणना क्यों करना है? फिर हम लोग तो जाति व्यवस्था मानने वाले लोग हैं। ग्वालियर में मंगलवार को नगर निगम की बैठक शुरू होने से पहले ही वहां पर जमकर हंगामा हुआ। आनंद नगर समेत कई इलाकों में उफनते सीवर और पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस के पार्षद और स्थानीय लोगों ने निगम आयुक्त के चैम्बर के बाहर धरना दे दिया। आनंद फानन में उन्हें जनसुनवाई के पक्ष में बुलाया गया। रहवासियों ने बताया कि पिछली बार शहर में बारिश के मौसम में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा था। उस समय सीवर लाइन और सड़क बनवाने की बात कही गई थी। इसके लिए प्रोजेक्ट सैंक्शन भी हो गया है, लेकिन अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। हालत यह है कि नाले उफान पर हैं, सड़क निर्माण हो नहीं रहा, सीवर युक्त पानी पीने को जनता मजबूर है, लोग बीमार हो रहे हैं। धरना देकर निगम कमिश्नर महोदय को सभी समस्याओं से अवगत कराया और अवगत कराने के बाद हमने चेतावनी दी कि अगर 7 दिवस में समस्या हल नहीं हुई तो हम जन सुनवाई में आकर फिर धरने पर बैठेंगे। सीवर के जो संधारण कार्य हुए हैं और सीवर के कार्य होने के कारण सड़कें खोदी गई थी, उसकी वजह से उसका रीस्टोरेशन कार्य न कराए जाने से वहाँ के क्षेत्र के नागरिक गिर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, रास्ता बदहाल हो चुकी, पानी गिरता है तो मट्टी में दलदल है, उस दलदल में स्कूटर गिर रहे हैं, लोगों के पैर टूट रहे हैं। आज भी जैसे वार्ड 21 में वार्ड 7 के जो जनप्रतिनिधि आए, उनके माध्यम से जो विषय संज्ञान में आए हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर काम उनमें प्रयास किया जाएगा कि जो काम नियमानुसार होने हैं वो जल्दी से जल्दी कराया जाए और किए गए कार्य की सूचना जरूर संबंधित जो आवेदक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको दी जाए। डिंडौरी में किसानों को उन्नत बीज देने के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया। यहां कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों की फर्जी सूची बनाई, उन्हें कागजों में ही चना और मसूर के बीज बांटते हुए दिखा दिया गया। जबलपुर ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच की, एफआईआर दर्ज की है। जबलपुर ईओडब्ल्यू ने डिंडौरी के पूर्व कृषि उप संचालक अश्विनी झारिया समेत कई अधिकारियों पर केस दर्ज किया। यह पूरा फर्जीवाड़ा साल 2021 से 22 के बीच हुआ था। $372 किसानों की एक फर्जी सूची तैयार करके 276 किलो का चना बीज और 295 किसानों की फर्जी सूची तैयार कर 118 क्विंटल मसूर का फर्जी बीज वितरण करने की एक सूची बनाकर और ये वितरित कर दिया गया। कल्याण एवं कृषि विभाग डिंडोरी, इंदरलाल गौरैया शाखा प्रभारी और हेमंत मरावी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, इनके विरुद्ध आईपीसी की धारा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।